नमस्कार, प्रदेश के चर्चा डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात अंता उपचुनाव के रण की करेंगे, क्योंकि 12 जिले की अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब नजर बीजेपी के प्रत्याशी के ऐलान पर है, लेकिन इस बीच एक नाम और है और वो है नाम नरेश मीणा का। क्या नरेश मीणा से ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि चुनाव ये क्या तय करेगा आने वाले वक्त के लिए, सरकार के काम को या फिर विपक्ष के नाम को, इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत के दावे किए हैं। बीजेपी का कहना है कि उसकी परंपरागत सीट है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यहां पर जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रमोद जैन भाया भारी बहुमत से मतदान के बाद विधानसभा पहुंचेंगे। हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, कितने ही कोई षड्यंत्र रच ले जीतेंगे हम। अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जीत के दावे किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हम हमारा घर संभाल रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भाजपा पूरी एकमुखी होकर चुनाव लड़ेगी। हम अपना घर संभाल रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं, हम अपना संगठन सुदृढ़ कर रहे हैं, हम पूरा एकमुखी होंगे। हमारे यहाँ फूट नहीं है, हमारे यहाँ दो भेद है ही नहीं। अंता सीट को लेकर नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसी खबरें हैं कि अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अंता उपचुनाव हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय बन जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया अंता से चुनाव जीते थे। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने 5,861 मतों के अंतर से हराया था। कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक मामले में 3 साल की सजा हो जाने के कारण विधायकी से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए अंता विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। अब अंता की लड़ाई दिलचस्प होने के आसार दिख रहे हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। चुनाव के नतीजे क्या तय करेंगे उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप लोगों के सवाल। और सवाल नंबर 1 ये कि अंता उपचुनाव आखिरकार किसका चलेगा दांव, क्योंकि क्या मुद्दे यहां पर हावी रहने वाले हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और ये उपचुनाव पर मतदान किस आधार पर होगा, जातीय समीकरण अंता के क्या कहते हैं, त्रिकोणीय क्या मुकाबला होगा, ये तमाम सवाल। सवाल नंबर 2 ये कि पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किया गया प्रत्याशी, क्या कांग्रेस की सियासी बढ़त है? मानसिक तौर पर कांग्रेस ने ये बढ़त हासिल की है प्रत्याशी ऐलान के साथ, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सवाल नंबर 3 ये कि नरेश मीणा लड़े तो किसको लाभ, किसको नुकसान, किसको पहुंचाएंगे फायदा और किसको करेंगे नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या नरेश मीणा का भविष्य इसी चुनाव से तय होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। अंता उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हमारे साथ आज खास मेहमानों में पंकज मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। वरुण जी, क्या कहता है अंता का उपचुनाव, और कांग्रेस ने पहले ही ऐलान करके क्या दिखा दिया है? क्या एक मानसिक बढ़त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हासिल की गई है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? हेमंत जी, कुछ अरसे से देखा गया है अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट सब मिलकर के काम कर रहे हैं और एडवांस तो यहीं पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी मजबूत भी है, लेकिन प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ठेका प्रथा या पट्टा प्रथा से बाहर आएगी कि नहीं आएगी। हर क्षेत्र में जो पुराने इनके नेता हैं उन्हीं को टिकट देते हैं, उनकी पत्नियों को टिकट देते हैं, उनके बच्चों को टिकट देते हैं। तो ये जो संगठन सृजन के नाम से इनका एक चला रखा है इन्होंने कार्यक्रम, उसमें क्या कार्यकर्ताओं को खाली उलझाने के लिए करा रखा है। तो ये देखने वाली बात। दूसरी, आपने बताया नरेश मीणा ने भी ट्वीट भी किया था परसों
राहुल गांधी से लेके सबको, कि भाई मेरे पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और भिन्न भिन्न बातें लिखी थी। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने भी कल दिन में करीब 1:58 के आसपास ट्वीट किया कि भाई लंबी रेस के घोड़े हैं ये। तो भाई लंबी रेस के घोड़े बुढ़ापे तक थोड़ी वेट करेंगे कोई युवा। आप युवा तो राहुल जी कहते हैं युवाओं को जोड़ना है, और आप उपचुनाव ऐसा था कि अपर एंड तो डेफिनेटली जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी होती है, लेकिन आप इसमें ट्राई कर सकते थे नए लोगों को। अगर आप नए लोग अगर साफ नया चेहरा लाते तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है इससे पूरी जनता हर क्षेत्र में नाखुश है। उसको एनकैश करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जो निराश्य का भावना है कार्यकर्ताओं का, उससे उबर सकती थी अगर नए लोगों को टिकट देती। और नए लोगों को टिकट देना, नए लोगों के नाम पर बेटे बेटी पत्नी इनको टिकट देते हैं, तो कांग्रेस को, जनता को भी कांग्रेस की ये जो आचरण है ना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर से जो है पूरे देश के अंदर एक अनडायरेक्शनल जहाज हो रखी है। लेकिन ये जरूर है कि एडवांस में टिकट डिक्लेयर किया है तो प्लस तो है ही, आदमी को पहले टाइम मिल जाता है फटाफट प्रचार करने का, ये करने का। और वहां पे जो समीकरण है, मीणा अलग है, एसटी भी बहुत बहुतायत में थोड़े से धाकड़ हैं, धाकड़ भी एक जो है चुनाव में पिवट का अपना रोल अदा करेंगे, किस साइड जाएंगे। और क्योंकि प्रमोद जैन भाई अपर कास्ट से, तो सवर्ण वोट भी तोड़ेंगे तो बीजेपी को परेशानी तो यही है। और बीजेपी की मैंने कहा वर्तमान सरकार जो है बड़ी जनता इनसे परेशान है इस समय, कि सरकार चल नहीं पा रही है। लेकिन कांग्रेस कितना इसको एनकैश कर पाएगी, कितना अपने संगठन सृजन के नाम से कितनी नई एनर्जी ला सकती है, मुझे नहीं लग रहा नया युवाओं को ही चांस देना चाह रहे। बिल्कुल, मैं आता हूं वापस। सुभाष शर्मा जी, क्या कहता है अंता का उपचुनाव, और यहां पर कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी का ऐलान करके क्या कोई नया संदेश, नई लाइन खींचने की कोशिश की है? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जब उम्मीदवार उतारा जाता है तो हवा पहले से बनने लग जाती है। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पहले उम्मीदवार उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार है, और यदि रिजल्ट कोई गलत परिणाम आता है तो सरकार के ऊपर आंच आती है। हालांकि ये बड़ी एक अजीब सी अवधारणा है, एक अलग सा परसेप्शन है हमारे यहाँ, कि इससे सरकार का वो पैरामीटर जिसको कहते हैं कि भाई ये माप लेते हैं कि भाई सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी रही है कि सरकार के पक्ष में वोट गया है। तो एक उपचुनाव को लेकर ये भी बात हमारे यहाँ जो चलती है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोकल इश्यूज बहुत होते हैं, लोकल कैंडिडेट के इश्यूज बहुत होते हैं। तो ये जो बात है कि ओवरऑल यदि प्रदेश सरकार को लेकर यदि हम इस उपचुनाव के रिजल्ट को आंकेंगे मापेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो पहल की है इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रमोद जैन भाया वहां के लोकल एक दिग्गज नेता रहे हैं, और ये बात अलग है कि विवादास्पद भी रहे हैं, तो वो भी शायद कांग्रेस को डेंट करे। और जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कोई नए चेहरे के ऊपर दांव आजमाती कांग्रेस तो ज्यादा फायदे में रहती है। हालांकि अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को लेकर अभी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे क्या राजनीति है, ये राजनीति अभी समझने लायक है कि वो किस तरह इशारा कर रहे थे। क्या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा को उतारा जाएगा, ऐसे में जबकि वहां से कोई मीणा कैंडिडेट, कौनलाल मीणा की जगह मीणा कैंडिडेट को उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो ये बात सोचने समझने लायक है, क्योंकि अशोक गहलोत थोड़े दूर की कौड़ी खेलने में माहिर हैं, और जिसको कहते हैं ना चौसर की राजनीति करने में थोड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, न कि बाकी राजनीतिकों की तरह से। तो ये बात जरूर है। लेकिन मैं यहाँ यही जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि विद्यमान सरकार है तो वो बहुत सोच समझ के अपना मोहरा तय करेगी। ये बात प्रमोद जैन भैया के लिए जो बात है कि वो चुनाव लड़ने में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा बोलता चुनाव है, के जितने पैतरे हो सकते हैं वो प्रमोद जैन भैया जानते हैं। लोग कहते हैं पैसा भारतीय बोलता जनता है। पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी, ये बात भी सही है। सुभाष जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा बोलता है। हाँ, तो मैंने कहा ना आपको कि वो उनका जो मैनेजमेंट है वो अलग किस्म का है, और वो मैनेजमेंट कई बार देखा गया है कि इस तरह के मैनेजमेंट कारगर हो जाते हैं। और जो पैंतरेबाजी है, जो उनकी स्टाइल है प्रमोद जैन भाया को लेकर, जो इलाके में बात है कि बहुत पैसे वाले आदमी हैं, तो वो सारी जो फैक्टर्स हैं वो भी। यशवर्धन जी, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ बातें कहने के लिए करती है। दलित, एसटी, मौका तो वही घोड़े वही मैदान, वही लोगों को टिकट लड़ाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जिनको टिकट दिया गया उनकी खुद की जाति की आबादी तो यहाँ पर 1% के आसपास है। सबसे ज्यादा एससी के मतदाता हैं, उसके बाद एसटी के मतदाता हैं 16% के, एससी के 20% के। क्यों नहीं नए चेहरे पर दांव खेला गया? क्यों नहीं उन लोगों को मौका दिया गया जिनके दम पर कांग्रेस कहती है कि हम एससी, एसटी और किसानों इनके दम पर सत्ता में आते हैं? देखिए, प्रमोद जैन भाया उस संभाग के बड़े नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। और पार्टी में जो अवेलेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की हो, जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, उनमें जो भी सूटेबल पार्टी को लगता है वो अपनी रणनीति के हिसाब से उनको फील्डिंग करते हैं। जैसा अभी पुरोहित जी ने बताया कि भाजपा के राज के प्रति भारी नाराजगी है जनता में, और ये हमारे जो मुद्दे रहेंगे, जो राज्य सरकार की जो वर्किंग है उससे भारी नाराजगी है, तो कांग्रेस बड़े आराम से ये चुनाव जीतेगी, आप देखिएगा। क्योंकि जनता अपना आक्रोश अब दिखाना चाहती है। 2 साल बीत गए हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। और जो पुरोहित साहब ने कहा कि साहब ये बार बार ये जो कैंडिडेट्स हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हड़ौती में आदरणीय वसुंधरा जी विधायक हैं, उनके पुत्र सांसद हैं, और राजसमंद से जो सांसद हैं उनके पति भी विधायक हैं। तो परिवारवाद, अभी किरोड़ीलाल जी मीणा के भाई को उपचुनाव में टिकट दिया गया था। तो केवल ऐसा नहीं है आप यानी बीजेपी को पूरी तरह बचाएं और कांग्रेस पे ये बात करें। कांग्रेस अपने जो कमिटेड कार्यकर्ता है उसको कभी अपना नहीं, आप कह रहे हैं कि एससी में आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए उनको मौका नहीं दिया, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए मौका नहीं दिया, और इसीलिए प्रमोद जैन भाया सूटेबल नहीं। जिस विधानसभा में जो सूटेबल कैंडिडेट होता है, प्रमोद जैन सूटेबल कैसे पैसे के दम पर होता है, या जिसके वोटर ज्यादा होते हैं वो सूटेबल होता है? कैसे होता है सूटेबल? वो जब लगातार चुनाव जीते हैं, कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता है। हेमंत जी, बिल्कुल जी, हेमंत जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? बोलिए। हेमंत जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा अवेलेबल होता है, इसका मतलब इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है प्रमोद जैन भाया के अलावा। दूसरा आप कह रहे हो कि भाई हमको भी पता है, सबको पता है, नाखुश है बीजेपी वर्तमान सरकार, सारी पब्लिक। तो इस समय तो आप जीतने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, तो आप नए कार्यकर्ता को टिकट दे सकते थे, वो आप देना नहीं चाहते हो। फिर वही तो मैंने कहा ना, ठेका प्रताप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं कह रहा हूँ नाराज के वसुंधरा जी का एग्जाम्पल दे दे तो आप उससे साफ थोड़ी हो जाते हो। आप जो राहुल गांधी जिस बात के दावे करते हैं दिन भर, उस पर तो आप खड़े ही नहीं उतर रहे हो। और जब प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है तो आप नए चेहरे को उतारते, साफ चेहरे को उतारते। भरत सिंह जी का देहांत हो गया। जवाब छोटी सी लाइन का, फिर मैं भरत सिंह जी ने कितने आरोप लगाए? वो हमारी पार्टी तय करेगी, और पार्टी ने जिस कैंडिडेट को तय किया है वो ट्राइड एंड टेस्टेड कैंडिडेट है, कद्दावर नेता है। इतने ज्यादा मुकदमे लगे होने जरूरी है एक नेता पर, तभी आपकी कांग्रेस में अच्छा नेता माना जाता होगा कोई। छवि जिनके ऊपर बार बार जो है आरोप, कई तरह के आरोप भी लगे। मुकदमों के कारण तो भाजपा के वर्तमान विधायक को हटाया गया है। आप उस पर बात कीजिए कि वो हटाए क्यों गए, उनको ये भी तो कोई फैसला आ जाए, इतने सारे मुकदमों में अदालत में चल रहे हैं उसमें, तो फिर ये भी हट सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं, आपने मुकदमों की बात की तो आप उसको ओमिट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? ये आरोप लग रहे हैं कि भाई इनके ऊपर कितने ज्यादा मुकदमे हैं। आरोप तो लग रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जिसके साथ जो भाजपा के विधायक को पद क्यों छोड़ना पड़ा उसको बताइए ना आप जनता को। नहीं, दोनों के अंदर मुकदमों में बराबरी कर लीजिए। जो भाजपा के उम्मीदवार थे पिछली बार के, कंवरलाल मीणा और प्रमोद जैन भाया, किसके ज्यादा मुकदमे हैं? इसके ज्यादा नहीं, किसके कारण से कंवरलाल मीणा को हटना क्यों पड़ा ये नहीं बताएंगे। चलिए मैं आता हूं आपके पास में, आता हूं पंकज मीणा जी। कांग्रेस कह रही है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, कद्दावर प्रत्याशी हैं, उनका ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है और वो चुनाव जीतेंगे। पिछले बार का मुकाबला 5,861 का ही अंतर था। हेमंत, कल अशोक गहलोत जी का ट्वीट आने के बाद में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थी। पहली बात तो ये बहुत क्लियर हो गया था कि कांग्रेस के अंदर खाने में अभी भी वही गहलोत और पायलट का वर्चस्व की लड़ाई है, और इसी कारण से कल गहलोत जी ने ट्वीट किया। और गहलोत जी के ट्वीट से साफ जाहिर था कि जो दूसरे कांग्रेस के टिकट मांगने के दावेदार हैं नरेश मीणा, उनको टिकट नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी तय था कल गहलोत जी के ट्वीट करने से कि अभी भी सचिन पायलट को नीचा दिखाने का कोई भी मौका गहलोत साहब छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि टिकट आज कांग्रेस ने आज डिक्लेयर किया है, पर गहलोत साहब के कल ट्वीट के साथ ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गया था कि प्रमोद जैन भाया टिकट चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस के जो अरमान है, कांग्रेस के जो अनुमान है और कांग्रेस की जो उम्मीद है कि वो हम एंटी इंक्यूबेंसी के कारण से जीतेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी और कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोग हैं इनके पास में, उसके बावजूद ये अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की जो सरकार है इतना शानदार काम कर रही है, उसी का परिणाम था कि अभी 8 महीने पहले जब 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए तो 7 में से 5 हम बहुत शानदार जीत दर्ज करी, और 5 हमने जीत करी। उसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था वो पिछले उपचुनाव के कारण से हम देख सकते हैं, जो अभी 7 महीने पहले ही हुए थे। उस उपचुनाव के अंदर 4 विधानसभाओं में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, और उन 4 में से 3 विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। और इतना बुरी हार के बाद में, उपचुनाव में इतनी बुरी हाल के बाद में भी
कांग्रेस ही उम्मीद करके बैठी है कि शायद जनता इनको फिर से जिता दे, और कहीं ना कहीं ये इंक्यूबेंसी का नाम लेके बीजेपी काम नहीं करवाई इसलिए जनता नाराज है और इसका फायदा उन्हें मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है। उसका परिणाम ये था, पिछले अभी जनवरी के अंदर हम 7 में से 5 सीटें जीते और शानदार जीते, और एक सीट ऐसी थी जो केवल मामूली अंतर से, केवल 1500-2000 के अंतर से हम पीछे रहे। लेकिन देरी क्यों हो रही है? कांग्रेस ने तो पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, तो कॉन्फिडेंस तो उनका ज्यादा नजर आ रहा है। हेमंत जी, मैं आ रहा हूं सर। नहीं, कांग्रेस के पास लेने को, वहां हासिल करने को कुछ नहीं था, और कांग्रेस को वहां जीतने की कतई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो आदमी थोड़ा सा सक्षम हो कि हाँ भाई जो अपने पैसे से चुनाव लड़ लेगा, ऐसे प्रमोद जैन भाया उनके पास उपलब्ध थे, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। तो आप किस पर विचार करेंगे? आपके आने वाली चयन की काबिलियत क्या होगी? मुकदमे होंगी या फिर पैसा होगा या फिर जिसके ज्यादा वोटर्स हैं वो होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2 टिकट का जो आधार है बहुत बार स्पष्ट होता है। पहला स्पष्ट हमारा आधार है कि हमारी रीति नीति में चलने वाला जो हमारा कार्यकर्ता हुआ उसको टिकट देंगे। दूसरा, जीता हुआ टिकाऊ हमारा फार्मूला होता है, और इसी के आधार पे हम आज अभी फीडबैक लेने का हमारा काम चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको। जी यशवर्धन जी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं अभी हमने देखा पिछले दिनों में कि कांग्रेस के कितने जिताऊ थे, कितने टिकाऊ थे। और जीता हुआ टिकाऊ, यही हमारे पैरामीटर है। हमारे सदस्य जो है, जो कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्हीं को टिकट देंगे, और जो जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे, जो रीति नीति में विश्वास करते हैं, उन्हीं को टिकट देंगे। नरेश मीणा कह चुके हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे, और फिर ऐसे में क्या होगा आपका? नहीं, नरेश मीणा जी, हेमंत, ये बात मैं एक बात कंप्लीट करना चाह रहा था जी। मैं एक बार फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से पिछले 7 उपचुनाव में कांग्रेस का हश्र हुआ था, इस उपचुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर के, कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर के साथ ही तय हो गया कि इनका तीसरे नंबर पे आएगा। ये दूसरे नंबर के लिए मुकाबला करेंगे ही नहीं, ये केवल तीसरे नंबर के लिए मुकाबला करेंगे। दूसरे नंबर पर कौन होगा वो भी बता दीजिए। जो भी होगा, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी। कौन होगा? हेमंत जी बताइए। पंकज जी ने फॉर्म के साथ में पता लगेगा, परंतु कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी, तय बात है। जी, पंकज जी ने तो लाइन खींच दी, आप बताइए ना। पंकज जी ने स्ट्रेटेजी आउट कर दी है कि ये किसी को खड़ा करेंगे ताकि वो वोट काटे। इन्होंने पहले क्लियर नहीं, लेकिन ये आप इसको हंसी में उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं नरेश मीणा ऐलान कर चुके हैं, और वो फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो वोटर्स हैं 16.75% है, एससी के वोटर्स 20.5% वोटर हैं। ऐलान तो पंकज जी मीणा ने कर दिया है, नरेश जी ने नहीं किया। पंकज जी ने गलती से स्ट्रेटेजी को आपकी टीवी डिबेट के माध्यम से जनता को बता दिया कि कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तीसरा कैंडिडेट आएगा, जैसे हरियाणा में इन लोगों ने प्लांट किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे और बाकी जगह करते हैं। तो ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको ओपन नहीं करना चाहिए था इनको, जो ये बता रहे हैं। और हमें राय देने से पहले ये पता तो कर ले कि किसको टिकट देंगे, वो तो हम देंगे, और वो व्यक्ति हमारे पार्टी का सदस्य तो होना चाहिए ना। तो जो राय दे रहे हैं उनको ये तो पूछ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति का किसी का नाम ले रहे हैं वो सदस्य भी है कि नहीं है। हम बहुत मजबूती से, तो जैसे आपने कभी बिना सदस्य के टिकट दिया ही नहीं है कहीं पार्टी का। देखिए, बिना सदस्यता के तो कोई पार्टी टिकट देती नहीं है। नहीं, आपने पहले से जो आपकी पार्टी का सदस्य नहीं था, कभी उस इतिहास में आपने कभी टिकट नहीं दिया है, लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया है। एक दिन में पार्टी ज्वाइन भी होती है, एक दिन में टिकट भी होता है। क्यों बोल रहे हैं? आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे। पंकज जी दर्शकों को बताना भूल गए कि उपचुनाव क्यों हुए थे। लोकसभा में हर सीट ये 5 लाख वोटों से जीतने वाले थे, लेकिन 11 सीटें हार गए। 11 सीटें हार गए, उसके कारण उपचुनाव हुआ वो। तो मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे साथ में अंता के जो युवा नेता हैं नरेश मीणा वे जुड़ चुके हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सुन रहे हैं आप मुझे? जी सर, सुन रहा हूं। कांग्रेस ने भी आपको निराश किया, टिकट नहीं दिया, और आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, उसको हम टिकट कैसे दे सकते हैं। तो हमारा तो पहले से तय था। फिर नरेश मीणा को ये उम्मीद क्यों थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? मुझे इसलिए उम्मीद थी जी कि राहुल गांधी जी जिस तरह से बात करते हैं, राहुल गांधी जी बात करते हैं आदिवासी और दलितों की। राहुल गांधी जी केवल वोट मांगने के नाम पर केवल इनका नाम लेते हैं। आज मुझे उम्मीद थी कि भाई जिस तरह से आदिवासी और दलितों की बात राहुल गांधी करते हैं, तो मुझे हो सकता है वो जो प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो वो मेरे को टिकट दे सकते हैं। लेकिन आज ये कंफर्म हो गया है कि केवल ये
राहुल गांधी के मुंह पर जो बोलते हैं वो केवल बोलने के लिए है। उन्हें आदिवासी और दलितों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो नरेश मीणा क्या करेंगे? ये बार बार नरेश मीणा के साथ पार्टियां ऐसा क्यों करती है? मैं पिछले कई लंबे समय से टिकट कांग्रेस से मांग रहा हूं। मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन आज दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग कांग्रेस को एक वोट नहीं देते, उन वर्गों को कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान में मालिक बना के बिठा रखा है। और जो लोग ये वेंटिलेटर पे जो पड़ी हुई है कांग्रेस, जिसको सांसें देते हैं, जो दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी, उनका ये अनादर करती है, केवल उनको वोट बैंक मानती है। और ऐसे में उन लोगों को कांग्रेस जिंदा रखती है, उन लोगों को ताकत देती है जो लोग दलित आदिवासियों का शोषण करते हैं। नरेश जी, अभी मैंने ये सवाल किया था कि भाई आपने जब एससी की आबादी 20.5% की, एसटी की आबादी 16.75% की है, तो फिर इन वर्गों से कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अवेलेबिलिटी नहीं है दूसरे प्रत्याशी के उनके पास तो भाया ही सबसे मजबूत दावेदार हैं, जिता हुआ है, टिका हुआ है। ये समय आने पर पता लगेगा जी कि कौन मजबूत है, कौन किसमें कितनी ताकत है। 14 तारीख को मैं फॉर्म डाल रहा हूं, नामांकन डाल रहा हूं। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका अंता की धरती पर मैं स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं। कैसे ऐसा स्वागत करूंगा कि उनको जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे? अब वो समय आने पर मैं बताऊंगा। उनके स्वागत की तैयारी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कर रखी। नरेश जी, आपका टिकट कौन नहीं फाइनल होने देता, ये बताइए। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरा टिकट काटा है। दोनों ने? यस, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी से मिला हुआ है। हाँ। वो मुलजिम है फर्जी नौकरियां लगाने में। उसका बेटा फर्जी आरएस बना है। उसके पूरे रिश्तेदार फर्जी नौकरियां लगे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करता है। प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला ने मिलकर कंवरलाल मीणा को यहाँ से फंडिंग करके कंवरलाल की को निलंबित करा है। ये सब लोग आपस में, बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में मिले हुए हैं। नरेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी एक बार मैं ले आता हूं फ्रेम में। कौन सा इसका नाम बताना, कौन है ये प्रवक्ता, इसका नाम तो बताओ जो मैं इसके बारे में। यशवर्धन सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं? बात कराओ इससे, यशवर्धन सिंह से। यशवर्धन सिंह शेखावत है, आप तमीज से बात कीजिए। और आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो एसओजी को दीजिए ना, आप दे दीजिए, हमको जांच हो जाएगी। और आपको मैं आप कह के बोल रहा हूं, तो आप भी थोड़ा आराम से और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह बात कीजिए। और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का। कह रहे हैं कि तमीज से बात कीजिए। जी, हमारी आप इनका सबका इंतजार करूंगा। इनसे बोलिए प्रचार करने जरूर आना, उसका भाया को जिताने जरूर आना यहाँ पे। इनको तमीज सिखाऊंगा मैं, आएंगे इनको तमीज सिखाऊंगा। हाँ, पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी वहां जाएंगे। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र में आपका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन इनमें दम है तो ये प्रचार करने जरूर आए यहाँ पे। बिल्कुल बने घूमते हैं ना ये 4-4 वोट लेके। इनका ये सबको यहाँ अंता में वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तो जरूर आऊंगा। पहले तो आने का नहीं था, लेकिन अब जरूर आऊंगा। ये सोच रहे हैं ना प्रमोद जैन भाई के पैसे की दम पर ये प्रचार कर लेंगे। मैं इनका इंतजार करूंगा सब कांग्रेस वालों का। यशवर्धन सिंह शेखावत नाम है मेरा, याद रखिएगा, मैं बता कर आऊंगा आपको। और प्रचार करने जरूर आऊंगा अब मैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, नरेश जी कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पर इतने सारे आरोप हैं और वही उनका टिकट काटते हैं, ऐसा क्यों है यशवंत जी? मैं कह रहा हूँ ना, गोविंद सिंह डोटासरा बच्चे एक्सपायर हो गए थे स्कूल में, वहां क्यों नहीं गया? गोविंद सिंह डोटासरा वो आदिवासी बच्चा जो जमोरामगढ़ में मर गया था, उसमें क्यों नहीं गया? जहाँ इनके कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा जो आदिवासी से आता है, उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। गोविंद डोटासरा कहाँ सो रहा था? गोविंद डोटासरा खुद बीजेपी से मिल काम कर रहा है राजस्थान में। कांग्रेस को खत्म करने का काम गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी से मिलकर के काम कर रहे हैं। यशवर्धन जी बोलिए। हेमंत जी, पहले तो आप देखिए शब्दावली देखिए आप कि एक सीनियर लीडर के लिए ये सारे लोग मिलके, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सारे लोग मिलके सचिन पायलट की राजनीति हत्या करने में तुले हुए हैं। जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अनुशासित, 2 दिन बाद में पीसीसी अध्यक्ष बन के आता, चेहरा बन के आता, नरेश मीणा उनके साथ हो जाता। व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सचिन पायलट को नहीं था, लेकिन आज नरेश मीणा का टिकट नहीं काटा, इन्होंने सचिन पायलट का टिकट काटा। सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया। पार्टी में रहे, चाहे भाजपा में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बसपा में रहे, अनुशासित तरीके से अच्छी शब्दावली से आदर सहित कोई बात की जा सकती है। इस तरह की बात हम करें तो ये कहां तक उचित है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ना, आप लड़िए चुनाव, मुद्दों पर चुनाव लड़िए।
आपको शुभकामनाएं। एक और मैं सवाल है नरेश आपने जी मुझसे आपसे कहा मेरा आप कि आगे आपको बताइए, अगर मैं बीजेपी बुलाएगी उस तो विधान जाएंगे सभा में बीजेपी जुड़ूंगा खेमे आपके। में? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है मेरे पास, ऑफर आ चुका है, जी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ऑफर आया आपके पास? हम लोग कांग्रेस को इसलिए कि हम लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। हम जब उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी अगर बीजेपी को हराती हुई दिखती है तो हम सपा को हम जब ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हराती हुई नजर आती है तो हम ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो, हाँ जी पंकज जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कुछ कहना चाह सकते हैं। हाँ नहीं, पर ये नरेश जी का आकलन हो सकता है, नफरत करने वाला, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हो सकते हैं। बाकी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता दूं, 25 एसटी की रिजर्व सीट है जिसमें 16 पे एसटी के जो अरे पंकज मीणा सुन, तेरी जाति के बारे में बात करना, चुप रहे, जरा होशियारी मत दिखा, चुपचाप अपना काम कर। तेरे जैसे कई आते हैं जो बोलने के लिए, तमीज से बात कर, तेरे जैसे कई आते हैं यहाँ पे। अरे सारे दिन घूमता रहता है, बकवास करता रहता है, तेरे को थोड़ी बहुत भी तमीज होती है, ढंग से बात करता। अरे चुप रहे, तू चुप रहे, तेरा काम कर। अरे तू तेरा काम कर, किरोड़ीलाल जी के झोंक देता था, चरण चूमता था तू। अरे किरोड़ीलाल जी के चरण चूमता था, उनके नाक रगड़ता था तू। बेकार की बात करता है, यहाँ पे आ गया हेकड़ी खाने, टीवी बोलने आता नहीं साले, आगे उठ के यहाँ पे बोल रहा है। अरे चुपचाप बैठ, यहाँ पे कोई तमीज से बात करनी आती नहीं है, होशियारी दिखा रहा है। नरेश जी सुन रहे हैं आप? इनको ये पंच नहीं बना कभी, क्या सुनेगा, पागल आदमी है। बनाया क्या यहाँ वार्ड, ये प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के। इनसे कहो ना वार्ड पंच का चुनाव कौन सा सांसद बन गया यार? अरे खुद कौन सा सांसद बन गया? जबरदस्ती बेकार की बात कर रहा है। खुद कौन सा सांसद बन गया? 4 पार्टी बदल ली, हर जगह लड़ाई करता घूमता है। वो कह रहे हैं कि तुम कौन से सांसद बन गए हैं? आप तो हर जगह पार्टी बदल रहे हैं। मैं तो पैदा हुआ हूं जब से घर में पंचायत राज में बनकर निकले हैं। बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव लड़ता हूँ हर जगह। छपरा में 45,000 वोट लाके दिए, 60,000 वोट देवली उनियारा में लाके दे दिए। इस पंकज मीणा से तो पूछो वार्ड पंच बनाया क्या कभी? इनकी पार्टी ने क्या दे रखा है आदिवासियों को? इतने सारे एमएलए मीणा एमएलए बन के गए, कितने लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया? तो नरेश जी आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस वहां पर मिलकर के आपके साथ खेल कर रहे हैं? हाँ जी, आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के अंता पर आपके साथ खेल कर रहे हैं? सर डर लगता है। नरेश मीणा जब राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनने वाला था 2004 में जी, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के मिलकर चुनाव बंद करा दिए। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता तो 6 साल राजस्थान विश्वविद्यालय के बंद चुनाव रहे, 2004 से और तक बंद रहे। फिर उसकी ओवरेज हो गया, मैं लेकिन ये शिकायत है नरेश जी कि आप सबको गाली क्यों देते हैं? गाली कहां दे रहा हूं सर? आपको गाली दे रहा हूं? अब ये जिनसे आप बात करा रहे हो ये तो ये बात करने लायक ही नहीं, मेरे लेवल के नहीं, आप इनसे बात करा रहे हो मेरी जी। लेकिन कोई सज्जन आदमी, समझदार आदमी, लेवल के आदमी से बात कराओ ना आप। अपना लेवल देख ले, दुनिया जगह मुंह मारता फिरता है जो वार्ड पंच नहीं बन सकते। अरे अपना लेवल देख ले, दुनिया जगह के मुंह मारता फिरता है, एक चुनाव जीता नहीं है आज तक। वार्ड थैले उठा के पार्टियों में थैला उठा के डोलते रहो, पार्टियां तुम्हें बना देगी प्रवक्ता, वार्ड मंडल अध्यक्ष, उसमें बन के घूमते फिरो। गांव में कभी सरपंच का चुनाव लड़ना तो पता लगेगा। अरे जमाना क्या तुम तो खुद वार्ड पंच बना गया, आदिवासी मीणा मरा है उसको। अरे खुद में लड़ा गया, खुद वार्ड पंच बना गया। अरे खुद लड़ा गया चुनाव, वार्ड पंच जीता क्या कभी? केवल 800 वोटों में वार्ड पंच होता, कभी वार्ड पंच बना क्या? जी नरेश जी, लेकिन अब आगे नरेश मीणा क्या करेंगे? अपना संघर्ष खुद करेंगे? चुनाव लड़ रहा हूं सर, 14 तारीख को फॉर्म भरूंगा। जी चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नरेश मीणा जी, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय भी हो रहा है, रोचक भी हो रहा है। जिस तरीके से नरेश मीणा अग्रेसन के साथ में लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, देखना होगा कि आखिरकार अंता की जनता किस तरफ बैठती है, क्या फैसला करती है।